सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई, तब एफआईआर की नौबत आई। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, देश की अदालत के सामने भी हमारे है, पूरे देश पे हमें विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर पहलवानों का जारी दंगल। रुला रुला कर न्याय दिलाने का भरोसा क्यों? छह दिन से धरने पर मेडल वीर को न्याय की आस। 6 दिन से यहाँ बैठे हैं तो एफआईआर करने में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया है, तो वो ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए तो वो उन्होंने पहले ही हमारा तोड़ दिया है और वो लूज एफआईआर कर सकते हैं, इसका भी हमें अंदेशा है। तो जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी, जितना देखते हैं अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उसके ऊपर ही हमारा नेक्स्ट डिसीजन रहेगा। चुपते जा रहे हैं अपमानों के तीर। खिलाड़ी की ना कोई जाति होती, ना धर्म होता, ना कोई प्रदेश होता। हर खिलाड़ी, प्रत्येक खिलाड़ी देशवासी है, हिंदुस्तान का है और देश के गौरव को ऊंचा करने का काम करता है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, दर्ज हो एफआईआर। शिकायत करती है महिला, यौन शोषण की शिकायत करती है, मोलेस्टेशन की शिकायत करती है, तो कानून है कि तुरंत उसी समय मुकदमा दर्ज होगा। ये कानून है देश का। उसके बावजूद वो कई महीनों से अगर अपनी बात कह रही है तो इसका मतलब ये है कि देश की सरकार आज बलात्कारियों के साथ खड़ी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हलफनामा दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, दर्ज हो एफआईआर। तो प्रदर्शनकारी पहलवानों की याचिका पर शुक्रवार को एक बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि हम भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार है। अब दिल्ली पुलिस तैयार है, लेकिन सवाल यह कि सुप्रीम कोर्ट को यह क्यों कहना पड़ा कि एफआईआर दर्ज कीजिए। अब बृजभूषण सिंह का भी बयान आया। कहते हैं कि मुझे न्यायपालिका के निर्णय से खुशी है, खुश हूं मैं, मुझे अपने कर्म पर भरोसा है, मुझे इंसाफ मिलेगा। इंसाफ का तकाजा क्या? महिला पहलवान कह रहे हैं इंसाफ चाहिए, बृजभूषण कह रहे हैं इंसाफ होगा। तो अन्याय हुआ किसके साथ? बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, कई पहलवान जिन्होंने देश को मेडल दिलाए, अब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न पर और उन्हें धमकाने का आरोप लगाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद पहलवानों ने जेल में डालने की मांग करते हुए, बृजभूषण को जेल में डालने की मांग करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। पहलवान जो विनेश फोगाट है, उनका कहना यह है कि कोर्ट का फैसला आया है, लेकिन दिल्ली पुलिस पर हमें रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। हम 6 दिनों से बैठे हैं, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर ही हमारा अगला कदम होगा। हमारी मांग है कि बृजभूषण यानी कि अध्यक्ष को, रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष को जेल में डाला जाए। यह महिला पहलवान कह रही है। मेरी प्रधानमंत्री से नैतिकता के आधार पर अपील है कि उन्हें हर एक पद से हटाया जाए। जब तक वो उस पद पर रहेंगे, वो उस पद का दुरुपयोग करेंगे और जांच को प्रभावित करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रहे बजरंग पुनिया कहते हैं कि बृजभूषण तुरंत जेल में, उन्हें जाना चाहिए। हम पुलिस की एफआईआर का इंतजार कर रहे हैं, किन धाराओं में केस दर्ज होता है, हमारा फोन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर नहीं उठाते। वहीं साक्षी मलिक कहती हैं कि हम अपना बयान सुप्रीम कोर्ट के सामने देंगे। बृजभूषण को जेल में डालने और सभी पदों से हटाने के बाद ही हमारा प्रदर्शन खत्म होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार, दर्ज हो एफआईआर। कुछ तस्वीरें भी सामने आई। जिस वक्त एक तरफ कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, दूसरी तरफ रोती हुई तस्वीरें भी सामने आ रही थी। प्रदर्शन कर रही महिला रेसलर रोती हुई दिखाई दी। और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा अगर वो तस्वीरें भी हम दिखा पाए। ये तस्वीरें आपके सामने, बकायदा दीपेंद्र हुड्डा उस वक्त वहां पे मौजूद थे और उस वक्त ये महिला रेसलर रो रही थी और ये आंसू उस वक्त बहे जब एफआईआर दर्ज होने की बात आई। मैं लूंगा मंजित, मैं लूंगा मंजित। ऐसी कई तस्वीरें सामने आई। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, बीजेपी, कांग्रेस, यहां तक कि कुछ पहलवान जोड़ने की हम कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में। और एक तरफ पक्ष है, दूसरी तरफ विपक्ष भी है। बृजभूषण के समर्थक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कौन सच्चा कौन झूठा। जांच तो अब होगी, एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन क्या न्याय मिलेगा? लेकिन न्याय किसको? एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हासिल हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार, दर्ज हो एफआईआर। अब एफआईआर दर्ज होने की बात आ गई है तो बृजभूषण पर कार्रवाई। बृजभूषण कह रहे हैं मैं खुश हूं, जांच हो पता चल जाएगा। अब असली मसला है क्या, उसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम का हिस्सा जो मेहमान बन चुके हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ केसी जैन साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भूदेश शर्मा इस कार्यक्रम का हिस्सा है, कांग्रेस के चेहरे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुभवी चेहरे हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात को रखते हैं। तमाम न्यूज चैनल्स पर आप इनकी बेबाक राय को सुनते देखते आए हैं। और हमारे साथ डॉक्टर धनोज इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, जो कि बृजभूषण के समर्थक, क्योंकि एक तरफ पक्ष है दूसरी तरफ विपक्ष भी है, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। लेकिन पहले केसी जैन साहब, देखा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या सुना? सुप्रीम कोर्ट की फटकार, दर्ज हो एफआईआर। जी जी, देखिए एफआईआर का आदेश हुआ है, एफआईआर दर्ज होगी और जांच होगी। जांच के सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इससे पहले भी कमेटी गठित हुई थी और कमेटी ने जब बृजभूषण शरण सिंह से बातचीत की थी तो सांसद जी ने जवाब भी दिया था कि अगर जो आरोप हम पे लगाए जा रहे हैं, अगर यौन शोषण के आरोप 1% भी साबित होते हैं तो राजनीति से संन्यास तो बहुत छोटी बात है, मैं फांसी लगा लूंगा, जीवन लीला अपनी समाप्त कर दूंगा। तो इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर एक सांसद जिसको जज श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है और जो व्यक्तियों से हर समय घिरा रहता है, ऐसे में आरोप लगना और आरोपों की जांच होने के बाद चीजों का सामने आना, दोनों चीजें सामने हैं।
आप पार्टी तो विद द चीजें- डिफरेंस चाल चरित्र और चेहरे की पार्टी में, इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या नैतिकता के आधार पर ब्रिजभूषण को इस पद पर रहने का अधिकार है, यस और नो? देखिए, नैतिकता के आधार पर अगर इस तरीके से इस्तीफा दिया जाने लगा तो किसी भी मंत्री को पद से हटाने के लिए कोई भी विरोधी दल किसी को भेज करके एक मुकदमा लिखा करके उससे इस्तीफा ले लेगा। अच्छा, तो तो यानी आप आप ये ये कह रहे हैं कि देखिए- उन्हें रेसलिंग फेडरेशन के पद पर रहना चाहिए अभी भी? नहीं, ये तो उनका फैसला है और जांच एजेंसी का नहीं, फैसला तो इस है। पर आपका कोई लेकिन लेना देना हम- नहीं है, वो आपके सांसद हमने- हैं। क्या नहीं, ब्रिजभूषण को देखिए- इस्तीफा देखिए- अब देना चाहिए कि नहीं? नहीं, हम मैं ये देखिए, नहीं कह रहा ऐसा कि वो दोषी ये है, निर्णय- मैं फिर क्लियर कट कर रहा हूं, अगर वो सच साबित हो जाते हैं तो मैं तो कह रहा हूं कि इससे बड़ा वाला पद दीजिए उनको, है ना, इससे बड़े वाला पद देखिए, दीजिए इससे पहले अगर वो मैं सच साबित आपको हो जाते बताऊं। हैं तो। लेकिन अभी जो स्थिति है, क्योंकि जांच का मसला है, पद पर रहेंगे तो पद के दुरुपयोग, है ना सर, आरोप तो लगते ही है, किसी पर भी लगते हैं। तो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, क्या ब्रिजभूषण को इस्तीफा देना चाहिए, यस और नो? हम आपको एक चीज स्पष्ट कर दें, इसके पहले तेरी मिश्रा पर भी बहुत सारे आरोप लगे जी। वो भी कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र सरकार के, और ये हो रहा था कि अपने बेटे को बचा ले जाएंगे लखीमपुर कांड में, लेकिन उनके ऊपर जो आरोप थे, उनके बेटे पर जो आरोप थे बहुत गंभीर आरोप थे और एफआईआर दर्ज सर, होती उन्हें है इस्तीफा 304 देना की। चाहिए कि नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा मेरी बात सुनिए। देखिए, ऐसे नहीं होता कि दाई आंख फोड़ दे कि बाई आंख फोड़ दे, इसका क्या कोई जवाब देगा? सवाल आप अगर हमसे आपसे कोई ये करे कि नहीं आप एक बात बताइए कि दाई आंख फोड़े कि बाई आंख फोड़े, इसका क्या जवाब हो सकता है? इसका तो कोई जवाब हमें नहीं लगता है, इस चीज का कोई जवाब हो सकता है जब तक इसके स्पष्टीकरण न हो जाए। तो देखिए, इसके पहले जब तेरी मिश्रा जी पर तो आरोप जब लगे, आप विपक्ष में होते तभी थे, ये- दाई आंख फोड़ते थे या बाई वाली आंख? नहीं, मेरा देखिए, आप का प्रश्न और आपका ही अगर जवाब है तब तो नहीं हम सर, आप उसमें क्या मुझसे जवाब कह रहे हैं दें? कि आप दाई अगर आंख आप फोड़ेंगे या हमसे- बाई आंख, मुझसे ये कहो। तो जब आप विपक्ष में होते थे तब भी तो आप यही कहते थे कि दाई फोड़ूं या बाई फोड़ूं? नहीं, इससे उदाहरण चूंकि पहले आ चुका है, इसी सरकार में बैठे हुए कैबिनेट मंत्री के लिए आ चुका है, उस समय भी यही प्रश्न उठा था कि इनको इस्तीफा देना चाहिए, अपने बेटे को बचाने के लिए तेनी मिश्रा जी कुछ जैन भी कर साहब- सकते हैं। और हुआ क्या था, जैन मेरी साहब, बात सुन लीजिए। क्या आप बार-बार पद हमारी पर बात को रहकर काटना क्यों निष्पक्ष चाहते हैं? जांच हो सकती नहीं, है? मुझे आप ये बोलने कह रहे क्यों हैं नहीं कि देना पद चाह पर रहे हैं रहकर आप? निष्पक्ष जांच हो आज सकती है? ऐसा क्या है, आज ऐसा क्या है कि आप हमारा जवाब पूरा नहीं होने देना चाह रहे हैं? नहीं केसी जान साहब, एक आप लाइन अपनी का बात जवाब रखिए, सुन मैं तो लीजिए। बस ये जानना चाह रहा था कि ऐसा एक क्या लाइन है का मेरा ब्रिजभूषण जवाब तो में सुन लीजिए। कि आप इस्तीफा तक देखिए, देने की लाखों बात से लाख नकार रहे आपके हैं। दर्शक है, आपके लाखों लाख दर्शक है, अगर आपने प्रश्न किया है और अगर आप अपने मनवासिक जवाब स्वयं जवाब ले लेंगे तो फिर हमारे बैठने का मतलब क्या है? प्लीज केसी मुझे जान साहब। सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का समय दीजिए, जी। मेरी बात पूरी हो जाए। मैं बार बार तेरी मिश्रा का उदाहरण ले रहा हूं और वो बात अधूरी रह जा रही। मैं ये बता रहा था कि जब उनके ऊपर आरोप लगे और इस्तीफे की मांग हुई और इस्तीफा न देने के बाद में भी कैबिनेट में मंत्री बने रहने के बाद में भी हुआ क्या उनका बेटा बच गया, जेल भी गया, और जो 304 का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया था एफआईआर के अकॉर्डिंग, जो कि एफआईआर लिखित दी गई थी, 304 का मुकदमा 302 में कन्वर्ट हुआ। यानी गैर इरादत हत्या, लापरवाही और एक्सीडेंट का जो मुकदमा था वो हत्या के मुकदमे में दौरान विवेचना कन्वर्ट हुआ। तो आप ये देखिए, ये सिर्फ ये बात कह देना कि नहीं वो पद पे है तो अपने आप को बचा ले जाएंगे। देश की बहुत सारी एजेंसियां हैं। यानी और आप बहुत ये कह रहे हैं मजबूत जैन एजेंसियां। साहब कि निष्पक्ष किसी जांच के होगी, खिलाफ अगर ब्रिजभूषण पद पर भी रहेंगे तब भी निष्पक्ष जांच होगी? बिल्कुल, जांच निष्पक्ष होगी। सर, वो और बच्चियां देखिए, एफआईआर तो दर्ज नहीं जांच करवा पाए, विभाग आप जांच का- की बात कर रहे हैं सर? नहीं, देखिए ये आपका तर्क हो सकता है। नहीं तर्क नहीं, ये तर्क सुप्रीम आपका कोर्ट क्यों हो गया सकता मामला है। सर? आप खुद बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट क्यों गया मामला? आप कह रहे हैं मेरा तर्क हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट गया सर मामला। अगर एफआईआर दर्ज होती तो सुप्रीम मामला कोर्ट सुप्रीम गया। कोर्ट जाता क्यों? देखिए अब इसका जवाब तो सांसद जी देंगे, लेकिन सांसद जी को सिर्फ मुकदमा दर्ज हो जाने से तो फांसी नहीं हो जाएगी। मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच तो होगी ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कह दिया मुकदमा दर्ज ठीक। करने का मतलब फैसला हो गया, ठीक। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। ठीक। अगर मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मुकदमा दर्ज करने का आदेश हो गया। और एक मुकदमे नहीं, ऐसे न जाने कितने मुकदमे हैं जो पुलिस नहीं दर्ज करती है। मैं पेशे से वकील भी हूँ और 156(3) के अंतर्गत ये मुकदमे दर्ज करने का आदेश न्यायालय करता है या उसको कंप्लेंट में ट्रीट करता है।
सारे सर, आप मुकदमे दर्ज वकील करने का हैं, आदेश न्यायालय आप भी नहीं वकील करता हैं, है। आप जैन साहब वकील हैं, मैं जानता हूं। मैं फिर वकालत वाले सवाल ही पूछूंगा आपसे। 1 मिनट रुक जाइएगा। नहीं, एक वो सेकंड। बात मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं। आपने मुकदमे की बात कही। नहीं, तो मैं हर आपसे कानून सरकार सीखूंगा में, सर। कानून हर पढ़ाइएगा, मुझे कोई सरकार दिक्कत नहीं। में, हर स्टेट में मुकदमे की प्रक्रिया जो है, सारे मुकदमे थानों से नहीं दर्ज हो जाते हैं, ठीक। ना तो थानों से खत्म हो जाते हैं। ठीक। और मैं आपको बता दूं, ठीक, अच्छा, इसी उत्तर प्रदेश मतलब में, ये कि फिर इसी थानों की उत्तर जरूरत क्या प्रदेश में, है ना सुनिए, सर? 1 मिनट सर, सुनिए, भूदेव शर्मा जी, भूदेव इसी शर्मा जी, उत्तर प्रदेश 1 मिनट, बहुत देर से वेट एक कर रहे हैं। आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय के आदेश से दर्ज हुआ था, और यही मुकदमा दर्ज हुआ था। जैन साहब, 1 मिनट रुक बलात्कार का जाइए ना मुकदमा सर। दर्ज हुआ था, सर, 1 और मिनट। वो मुकदमा खत्म हुआ। सर, मुझे मालूम है खत्म हुआ, कानून मुकदमा की नहीं ताकत खत्म क्या हुआ। होती है। 1 मिनट रुक जाइए ना सर। मुकदमा भूदेव खत्म हुआ शर्मा नहीं, जी, खत्म अमिताभ ठाकुर के खिलाफ। भूदेव शर्मा जी, आज तो आप बहुत खुश होंगे कि नहीं? आप लोग जिस मुहिम में जुटे हुए थे वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। तिलक जी, ये खुश होने की क्या बात है इसमें? आज अगर हमारे आपके देश नेता की वहां बेटियों- डेरा जमाए हुए थे, इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है देश के लोगों की आवाज बनना, उनकी जो समस्याएं उनके लिए आवाज उठाना। आज हमारे देश की बेटियां सड़कों पे हैं, जो इस देश का नाम रोशन करके तिरंगे को पूरे विश्व में लहराती हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि 38 यानी कितनी धाराएं, कितनी केस ब्रजभूषण जी पे लगे हुए हैं, उसके बावजूद आज वो सांसद है भारतीय जनता पार्टी से। मैं तो अभी उस लिस्ट को देख करके चौंक गया। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ऐसे कैसे एफआईआर दर्ज हो जाएगी। शायद ये भूल गए तिलक जी कि इनको याद नहीं है कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में कहा था कि कुछ महिलाओं ने उनसे आकर के कहा था कि उनके साथ रेप हुआ, लेकिन वो अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पाई। केवल इस बात को लेकर के दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ के लिए पहुंच गई कि आप बताइए कि किन के साथ रेप हुआ। और जो महिलाएं, सुनिए, और जो महिलाएं अपनी शिकायत लेकर के थाने में जा रही हैं कि हमारे साथ में अन्याय हुआ है, उनका जो कुछ भी हुआ है उसके लिए वो शिकायत दर्ज कराना चाह रही है, उनकी एफआईआर के लिए आप महिला पहलवानों को भड़का रहे हैं। संज्ञान लेना पड़ रहा है। आप राजनीतिक फायदे के लिए महिला पहलवानों को भड़का रहे हैं। आरोप तो आप पर भी है। नहीं, राजनीतिक फायदे के लिए बिल्कुल। देखिए, ये बताइए कि 2014 से पहले जो भारतीय जनता पार्टी करती थी, क्या वो सब राजनीतिक फायदा था? आज अगर इस देश के युवाओं की आवाज उठाएं, अगर किसानों की आवाज उठाएं, दलितों की आवाज उठाएं, मजदूरों की आवाज उठाएं, इस देश के खिलाड़ियों की आवाज उठाएं, तो वो सब राजनीतिक फायदा होता है। आज भारतीय जनता पार्टी इस देश को धर्म के नाम पर, फिर जाति के नाम पर, पहले तो वो इस देश की बेटियां थी, आज वो जाट हो गई। अगर वो ऐसे ही यहाँ पर इनके भाषण सुनिए, जब सीएनआरसी का मुद्दा हो रहा था तो ये बोलते हैं कि जाट और यादव आपको पीटने के लिए आ रहे हैं। मैं एक भाषण सुन रहा था, तो ये जो क्या है, इस देश को जो बांटने का काम करते हैं, अगर धर्म के आधार पर नहीं बढ़ता तो फिर उसको जातियों में बांट देते हैं। कोई भी अगर आवाज उठाने की कोशिश करता है, ये जाट है, आपको लगता है कि अब न्याय होगा एफआईआर दर्ज होने के बाद? ये मुद्दे पर आइए ना। अब सिर्फ इतना बताइए कि एफआईआर दर्ज होने के बाद आपको लगता है कि न्याय होगा? बिल्कुल। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट पर पूरे देश को भरोसा है और हमें भी भरोसा है, न्याय होगा। आज सुप्रीम नहीं, कोर्ट फिर ने आप सर, दर्ज आप करने लोग के लिए सर बोला है। दिक्कत ये है ना भूदेव भाई, आप लोग पल भर में टाइगर जिंदा है अगर आपके पक्ष में आए, और पक्ष में ना आए तो फिर आप टाइगर मार भी देते हो। चक्कर ये है ना। नहीं, ऐसा हाँ, नहीं। अगर आपके पक्ष में हो तो आपको सूट करे तो मीठा मीठा कड़वा कड़वा कानून पर हमें भरोसा है और हमेशा भरोसा बना आप रहेगा। जैन साहब आवाज आ रही है? उसकी जो जांच प्रक्रिया है उसमें जिस तरह के अवरोध पैदा ओके, जैन साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं कौशिक जी और धनोज जी आपके पास आ रहा हूँ। जी, नहीं, देखिए, जो आपने सवाल किया बिल्कुल सवाल जायज है। कांग्रेस की 15 ट्रेड यूनियन जो कि हरियाणा की थी, ये माननीय राज्यपाल महोदय जी से मिल करके और एफआईआर दर्ज करने हैं तो निवेदन करने क्यों पहुंचती है। और ये 15 की 15 ट्रेड यूनियन जो है, ये सारी की सारी कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस को फंडिंग भी करती हैं। तो इन ट्रेड यूनियनों को आ करके एफआईआर दर्ज हो, इसको कराने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? और ये अब की बात नहीं है, ये बात है जनवरी की। ये जनवरी से षड्यंत्र चल रहा है कि किसी तरीके से सरकार को, सरकार में बैठे मंत्रियों को इस प्रकार से बदनाम किया जाए। और अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। माननीय न्यायालय की शरण में हमारे देश की जो स्वर्ण पदक प्राप्त और मुकदमे का आदेश हुआ है। मुकदमे के बाद और एक सबसे बड़ी बात, ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने
उस समय भी कहा था कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। राजनीति से संन्यास तो बहुत छोटी सी बात है अगर हमारे ऊपर आरोप सिद्ध होते हैं तो। और जिस समय जांच कमेटी का गठन हुआ था, अब तो न्यायालय के आदेश से एफआईआर दर्ज होने जा रही है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो बिल्कुल बड़ी से बड़ी जो सजा है वो मिलनी चाहिए। डॉक्टर कौशिक, अगर आप ये मामला कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? कार्रवाई होनी तिलक जी, हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि आज अगर सरकार से कोई भी सवाल पूछता है तो इसमें इनको विपक्ष के सम्मिलित होने की बू आती है या फिर उनको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है कि आप पाकिस्तानी हो, आप खालिस्तानी हो, आप देशद्रोही हो। अभी देखना 2-4 दिन और तो अरे सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। ट्रेड यूनियन क्यों गई? ट्रेड यूनियन की आवश्यकता थी। और दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना देना अभी क्या? जब हम बीच में बोलेंगे तो कांग्रेसी, अगर हम आपके बीच में बोलेंगे तो आप एक शब्द नहीं बोल पाओगे। थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए। अभी आपका ट्रोल मीडिया कुछ दिन में शुरू होने वाला है जो उनको देशद्रोही भी बताएगा। अरे तो आपकी बंद हो गई है। पाकिस्तान को लेके कौन आया बीच में? सवाल हमसे हो रहा था, जवाब मैं दे रहा था। बीच में आप बोल रहे हैं, सवाल पूछे, बीच में बोलो, बीच में आप बोल रहे हैं, आपके बीच में, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहे। अरे केसी जैन साहब, एक मिनट प्लीज, ऑडियो नीचे, झगड़ा नहीं भूदेव भाई, झगड़ा नहीं। केसी जैन साहब, अब ऑडियो नीचे, एक मिनट। कौशिक जी, अब आपको क्या लग रहा है कि ये मामला कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखो चावला साहब, यदि सुप्रीम कोर्ट की कोई मॉनिटरिंग कमेटी होती है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये प्रकरण रहता है तो निश्चित तौर से तथ्य कुछ और निकल के आएंगे। जब महिलाओं ने तथ्यात्मक चीजें दी, कहाँ हुआ, कितने बजे हुआ, जगह का, स्कूल का भी नाम उन्होंने खुला है। और दूसरी बात, हमारे भारत का संविधान ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दिया था कि यौन उत्पीड़न के मामले में महिला जो कुछ कहे वही सब कुछ होता है, सबूत मांगने की आवश्यकता नहीं है, महिला का बयान ही काफी है। उसके आधार पर भी आपने एफआईआर दर्ज नहीं की तो निश्चित तौर से सरकार का संरक्षण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये शर्मनाक संरक्षण है। ऐसी सरकार को तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना। यही सरकार थी जब किसी मंत्री पर मीटू का आरोप हुआ और उससे इस्तीफा ले लिया। और ये मीटू का आरोप नहीं है, ये तो खुल्लम खुल्ला कोई लड़कियां आरोप होते हैं। दूसरा वो ब्रजभूषण सिंह जिसके खिलाफ 50 से ऊपर मुकदमे लगे, उसमें 3 मुकदमे चल रहे हैं। 50 से ऊपर ज्यादा मुकदमों में एफआईआर लग गई। तो ये सब लोग नहीं जानते तो उसकी हैसियत क्या है। जब मायावती की सरकार हुआ करती थी और मायावती ने जब एक फैसला लिया था तो यही ब्रजभूषण सिंह है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी को सीधी बात की और उस फैसले को पलटवाया। वो ब्रजभूषण सिंह है जो आज तक की कम से कम 15 से 20 विधानसभाओं पर ये रखता है कौन हारेगा कौन जीतेगा। 4 लोकसभा सीटों पर उसका संरक्षण है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। ऐसा राजनीतिक प्रभुत्व, और जहां योगी जी कहते हैं और मोदी जी कहते हैं महिलाओं के सम्मान की बात कहते हैं, 50 से ऊपर मुकदमे बुलडोजर नहीं चलाए, 50 से ऊपर मुकदमे रहे, क्या कार्रवाई हुई? तमाम सांसदों पर हो सकते हैं और ऐसा भी विधायकों सांसदों पर एफआईआर मुकदमे नहीं चल रहे हैं, लेकिन ऐसा गंभीर प्रकरण जहां महिलाओं को सड़क पर कूदना पड़ा और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिलाएं खिलाड़ी। संघ में नियम बदलाव के बाद ये पूरा बवाल खड़ा हुआ। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कौशिक जी। क्या करें? जब संघ ने नियम बदले तभी ये महिला पहलवान आगे आई। नहीं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नियम बदले वो विरोध हो सकता है, लेकिन कोई महिला ऐसे आरोप नहीं लगाएंगी कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ ब्रजभूषण सही है भी है, लेकिन तत्काल एफआईआर करा के जांच करानी चाहिए। दूसरी बात, जो कमेटी बनी उसने रिपोर्ट दी, सार्वजनिक सरकार क्यों नहीं कर रही है? कहे ना कि ये कमेटी ने इनको क्लीन चिट दी है ब्रजभूषण सिंह को, क्यों नहीं सरकार कह रही कि क्लीन चिट दी है? और पीटी उषा का जो बयान कल आया, निश्चित तौर से वो दबाव का बयान है। कोई महिला ये कैसे कह सकती है कि सड़कों पर उतर करके महिलाएं इस तरीके का आरोप लगा रही है एक महिला होने के लिए? आपके निर्देशन में यदि कोई कमेटी बनी है, सबसे पहले तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए था।
ये रिपोर्ट है। डॉक्टर धनोज, उस रिपोर्ट पे कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक, डॉक्टर धनोज वैलिड सवाल उठाया कौशिक जी, मैं पूछूंगा, लेकिन डॉक्टर धनोज को कार्यक्रम में ले आऊं। डॉक्टर धनोज जी अब तो कुछ बचा है कहने के लिए, जब कोर्ट ये कह रहा है एफआईआर दर्ज करो, कुछ बचा है ब्रिजभूषण के लिए, और कोई माननीय सवाल सांसद के लिए? और कोई सवाल तो नहीं है ना? जी 2 लाइन से शुरुआत करूंगा आपके, और मैं बाकी सुन रहा था, मुझे थोड़ा ताजुब भी हुआ। कौशिक जी की भी बात कर दी, रत्नाकर जी की बात करी, ताजुब हुआ, लेकिन मुझे समय दीजिएगा। यह सत्य है, मौसम को भी बदलने में वक्त लगता है। इल्जाम लगाने वाले तुम्हारा इरादे का आसार क्या? देखिए सवाल है, महिला विक्टिम का है। सुप्रीम कोर्ट से पहले कि मैं बात करता हूँ, तो 1993 में महिला के लिए बहुत सारी प्रावधान आया सीआरपी की। सब में बताया गया है कि अगर आपको कोई छुए तब क्या पुलिस को बोलना है, अगर आपका कोई मॉलेस्ट करे तब क्या पुलिस को बताना है। देखिए सवाल मैं शुरू दिन से कहता रहा कि ये जो सांसद महोदय जी के खिलाफ मैं बयान सुन रहा था उसी रेसलर का, रेसलर कह रहे थे कि प्रैक्टिस हो रहा था, जब मैं वहां गया तो प्रैक्टिस में मेरा नाम नहीं था। नाम से पहले इसका यौन शोषण नहीं हुआ माय डियर चावला जी, जब तक लिस्ट में नाम नहीं था तब तक यौन शोषण नहीं हुआ। सारे जूनियर लोग वहां प्रैक्टिस कर रहे थे। ये जितने भी जंतर मंतर पर बैठे हुए रेसलर है जो अपने आपको कैसे पता चला? अरे मैं बयान देख लीजिए, आप जज हैं, साक्षी मलिक का बयान पढ़ लीजिए। आप कोर्ट हैं, आप पुलिस हैं, मैं कोर्ट में नहीं हूँ, आप जांच एजेंसी हैं। कोर्ट सुनिए ना, कोर्ट का मतलब ये नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने अगर एफआईआर का आदेश दिया है तो मैं आपको बता दूं कि कौन सा दफा लगेगा यह तय करना सबूत के आधार पर होता है। मतलब एफआईआर सबूत के आधार पर दर्ज होती है, आप मुझे ये कह रहे हैं? डॉक्टर धनोज, एफआईआर सबूत के आधार पर दर्ज होती है, आप मुझे ये कह रहे हैं? एफआईआर का मतलब क्या होता है? एफआईआर का मतलब क्या होता है? मैं आपको जो बोल रहा हूं तो आपको आ जाएगा, बोलने देंगे तभी ना। जितना धैर्य से इन लोग को सुने, मुझे भी तो सुनिए। वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है, जनता ने उनको चुनकर सदन में भेजा है, और वो व्यक्ति जैसा कि आपको जैन साहब ने भी कहा कि सरकार के द्वारा प्रोटेक्ट उसको जेड प्लस सुरक्षा प्रदान है, आपको पता है। अच्छा, तो जनता का प्रतिनिधि, एक मिनट डॉक्टर धनोज, जनता का प्रतिनिधि तो अतीक अहमद भी था, फिर तो वो क्या था? देखिए तुलना मत कीजिए। नहीं, तुलना आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जनप्रतिनिधि है, तो जनप्रतिनिधि है, इसका मतलब एफआईआर का मतलब क्या है? सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ डॉक्टर धनोज, आप मेरे को घुमा रहे हैं, मैं आपसे सीधा ये पूछ रहा हूँ एफआईआर का मतलब क्या है? एफआईआर को मैं बता रहा, अदालत में आज भी बहुत सारे लोगों के ऊपर 354 लगे हुए हैं। क्या उसके ऊपर प्रोसीडिंग चल रही है कि नहीं चल रही है? मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूं कि अगर वो लोग के ऊपर यौन शोषण होगा, किसी भी लड़की का यौन शोषण होगा, वो मर भी जाएगी, समझौता नहीं करेगी, चाहे कोई भी लड़की हो, कोई भी साधारण से साधारण लड़की हो। इससे पहले जंतर पर बैठी थी, क्यों वापस चली गई? अगर मेरे साथ कोई यूं तो करेगा तो क्या मैं समझौता कर लूंगा? आपको ये लग रहा है कि आरोप झूठे हैं? आपको ये लग रहा है आरोप झूठे हैं? मैं तो कह रहा बिल्कुल ये कहानी पर गलत है। उनके इरादा क्या है वो आ जाएगा अदालत में। अभी 164 में बयान होगा। भूदेव शर्मा, ओके भूदेव शर्मा रिएक्ट करना चाह रहे। भूदेव जी, ओके जल्दी से भूदेव शर्मा, फिर मैं कौशिक जी और केसी जान साहब आपके पास आ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं, हाँ जवाब जल्दी से। तिलक जी, जब उनको डर नहीं है तो इतने दिन से जांच क्यों नहीं हो पा रही? आखिर क्यों इतने डर रहे हैं? जब लड़कियां रो रही हैं, एक दिन वो था कि जब वो तिरंगा फहरा रही थी तो आप उन्हीं के नाम को लेकर के और खिलाड़ियों के लिए बड़े बड़े भाषण देते थे, उनके साथ डिनर कर रहे थे। आज जब वो सड़कों पे है तो आपकी आवाज नहीं निकल रही है। ये उसी तरह है जिस तरह सेना के नाम पर ये वोट मांगते हैं। जब हमारे सेना के जवानों की शहादत होती है तो ये शूटिंग में कहते हैं, एक शब्द नहीं जाते। अरे सुनिए आप, ये बीच में जो बोलते हैं ना, ये बोलना जाकर इनको सुनने का कार्य नहीं है। अरे भैया, बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को आप अपनी पार्टी में रखते हो, सुन लीजिए। अरे बलात्कारियों, भ्रष्टाचारियों की पार्टियों में आप रखते हो तो आप सुन लीजिए। अरे कौन है भैया ये? साजिश है, सिर्फ साजिश है। अरे इनको थोड़ा शांत कीजिए तिलक जी, इनको थोड़ा शांत कीजिए, धैर्य रखें, धैर्य थोड़ा शांत कीजिए इनको। अरे शांत कीजिए इनको, शांत कीजिए। पानी पिलाइए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी। सुनिए थोड़ा सुनिए।
उनके चेहरे पे है कि उनको कम दिखता है क्या? सिर्फ क्या आंसू दिखते हैं कि उनका नाम नहीं है, उनका नाम नहीं है, उनकी करियर चौपट है। ओके ओके डॉक्टर धनोज, अब चिल्लाइए मत प्लीज, एक सेकेंड, एक मिनट बोल जल्दी से भूदेव जी। देखिए तिलक जी, ये वो लोग हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन इस देश का जिन लड़कियों ने जिन्होंने नाम रोशन किया, इस देश का नाम जिन्होंने रोशन किया, जिनके ऊपर ये राजनीति कर रहे थे, खाना खिला रहे थे, आज जब वो आरोप लगा रहे हैं उनके साथ जो गलत हो रहा है, तो आज वो गलत हो गए। भूदेव जी एक बात बताइए, बिना जांच के भूदेव भाई एक सेकंड रुकिए ना, आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पे इतने सारे केस लगे हुए हैं, इतने सारे केस लगे हुए हैं, और जो देश का नाम रोशन करने वाली लड़कियां हैं उनको ये आज गलत बता रहे हैं, और जिसमें इतने केस लगे जो गलत था ही पहले से, चाहे वो किसी केस में था, और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। अरे वो लोग उनको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूं, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। इन बलात्कारियों से, इन भ्रष्टाचारियों से, इन गुंडा से दूर रखने का काम कीजिए। एक बात बताइए मुझे कि बिना जांच पूरी हुए आप किसी को दोषी करार कैसे दे सकते हैं? नहीं, हम कम दोषी करार दे रहे हैं, हम आपकी बातों से तो ऐसा महसूस हो रहा है आप बलात्कारियों की पार्टी है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि आप जांच क्यों नहीं करा रहे? डर क्यों रहे? आखिर उनको उन खिलाड़ियों को डराने का काम क्यों कर रहे? देखो तिलक जी, ओके केसी जैन साहब, कौशिक जी आपके पास, खिलाड़ियों को भी देश में बांटने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक ग्रुप उधर बांट दिया और एक ग्रुप इधर बांट दिया। मैं कह रहा हूं ना कि ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ये जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर खिलाड़ियों को बांटेंगे, मजदूरों को आपस में बांट देंगे, विद्यार्थियों को आपस में बांट देंगे। कहीं भी इनको कुछ भी भाई ये देश को बांटने का काम करते हैं। आज खिलाड़ियों को, जिन खिलाड़ी आज तक कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन खिलाड़ियों को बांटने का काम नहीं किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने खिलाड़ियों को भी दो धड़ों में बांटने का काम कर दिया। भाई रुकोगे, एक मिनट रुकोगे, एक मिनट, ये नहीं कहो कि ये व्यवस्था अभी है। एक मिनट रुको ना, भूदेव भाई अब कड़वी कह रहा हूं, बहुत बुरी लगेगी। एक मिनट, ये चैप्टर यही क्लोज कर रहा हूं। डॉक्टर धनोज यही क्लोज कर रहा हूं चैप्टर। रुकिए, आप लोग इस देश को बांटने का काम करते हैं। एक मिनट, टुकड़े गैंग से आप कौन से कम हो? अरे आप टुकड़े देश को बांटने का काम करते हैं। आप लोगों ने बांट दिया। सबका ऑडियो एक मिनट नीचे, एक मिनट सबका ऑडियो नीचे, एक मिनट डॉक्टर धनोज का भी ऑडियो नीचे। मुझे एक बात बताइए, ये व्यवस्था भूदेव शर्मा आज की नहीं आई है। अगर ऐसा ना होता तो संघों में प्रतिनिधित्व करने वाले अध्यक्ष से लेकर महासचिव के पद तक, अगर मैं गलत होऊंगा डॉक्टर कौशिक सही कर देंगे, उसको दुरुस्त कर देंगे, और मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांग लूंगा। अगर कहेंगे तो मैं नाम लेकर बता दूंगा। जो खिलाड़ी नहीं रहे वो अध्यक्ष के सर्वेसर्वा बन गए, और ये व्यवस्था अभी आई है क्या भूदेव शर्मा? ऐसा नहीं है ना, आपकी सरकारों में भी रहा। कौन कौन किस किस पद पर रहा, जिनका खेल का खा नहीं मालूम, और आप लोग कहते हो कि हैं। रुक जाइए सर, खिलाड़ियों के भाग्य विधाता बन रहे हैं सब लोग। जब सत्ता में हो तो सबको चाहिए कि संघ का अध्यक्ष मुझे बनाओ, महासचिव मुझे बनाओ। पूछे कभी खेले हो, कोई टूर्नामेंट लड़े हो? बोले कि स्कूल में गिल्ली डंडा खेले थे। क्या बात करते हो भूदेव भाई, रुक जाओ, अब रुक जाइए। केसी जैन साहब, मैं आपके पास आऊं, जो बात कौशिक जी ने कही मैं उसी बात पर आ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये फैसला सरकार की तरफ से ले लिया जाता तो इतनी दिक्कत नहीं आती, फजीयत नहीं होती। जवाब दीजिए। देखिए कौशिक साहब ने जो बात कही, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई गलत बात कही, और एक अच्छे विद्वान विश्लेषक है कौशिक साहब, और बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के हम लोगों के साथ तमाम सारे चैनलों के डिबेट में चर्चा में रहते हैं। लेकिन बात ये हो रही है कि जब, और हम आपके साथ भी बैठे थे और आपने एक ज्वलंत मुद्दा उठाया है। इसके पहले भी आपने, जब ये बेटियां पहली बार बैठी थी जनवरी में और जनवरी फरवरी में, तब भी आपने इस मुद्दे को उठाया था, और हम तब भी आपके साथ में बैठे थे, चर्चा हुई। देखिए जो जांच हो रही थी और जांच कमेटी जो गठित हुई थी, ये बात सही है कि उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन जब एक जांच कमेटी बैठ गई है, जांच हो रही है, और उस दौरान अगर जो हमारी बेटियां बैठी थी धरना प्रदर्शन को लेकर के, जांच की मांग को लेकर के,
उस जांच से संतुष्ट होकर के उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया था। तो अब उनको लगता है कि भाई उनके हित में निर्णय नहीं हुआ, वो उन्होंने फिर से किया और अभी हमें लगता है ज्यादा दिन भी नहीं हुए, माननीय न्यायालय ने उस पर आदेश भी किया। जैन साहब, उसके बाद में आगे की जांच होगी, जांच में चीजें सामने आ जाएगी। हाँ, क्योंकि आप खुद वकील भी हैं, मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। जी जी, क्योंकि बार बार ये जिक्र जो है डॉक्टर धनोज कर रहे हैं और नाराज होकर बार बार उस बात को कह रहे हैं। मैं इसलिए आपसे ये बात पूछ रहा हूं क्योंकि आप वकील भी हैं, जरा मुझे थोड़ा ज्ञानवर्धन करिएगा। सर, ये एफआईआर का मतलब क्या होता है? नहीं देखिए चावला जी, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो सर अगर डॉक्टर धनोज को भी आप ये बता पाए कि एफआईआर के लिए सबूत नहीं चाहिए होते, क्या मैं गलत हूं? नहीं देखिए आप बिल्कुल गलत नहीं है। प्रथम दृष्टया एफआईआर की मांग की जाती है, लेकिन फिर वही बात आती है कि जब एक जांच कमेटी गठित कर दी गई, हाई लेवल की जांच कमेटी गठित कर दी गई और ये हुआ कि जांच की सर, मैं आपसे सिर्फ सामने आ जाए। मैं उस विषय में जा ही नहीं रहा कि आपने, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि एफआईआर का मतलब। चावला जी, आदरणीय चावला जी, एक बात जो धनोज जी कह रहे हैं कि देखिए एक जनप्रतिनिधि जो कई बार सांसद, विधायक, मंत्री रह चुका है, ऐसे में अगर ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगते हैं तो बिल्कुल एक बड़ा प्रश्न सामने आता है। तो चीजें सामने आनी चाहिए और उसके लिए जांच कमेटी गठित हो गई। बेटियां उसमें स्वयं संतुष्ट थी, अब उनको संतुष्ट नहीं है, उन्होंने कहा नहीं एफआईआर इलाज होनी चाहिए। एफआईआर के लिए डॉक्टर न्यायालय ने आदेश दिया। जैन साहब जो बात कह रहे हैं, एफआईआर इलाज है क्या? और एक चीज है, देखिए चावला जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और आदरणीय कौशिक जी भी जानते हैं, ये केवल साधारण आरोप नहीं है। जब 376 का आरोप है और रेप जैसी घटना का आरोप है, तो एक जनप्रतिनिधि के लिए कितनी बड़ी बात है। उसका भी कैरियर किस तरीके से और उसका पीछा भी, आगे ही नहीं, उसका भविष्य और भूत किस प्रकार से गर्त में चला जाता है ऐसे दाग लगने पर, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में जांच कमेटी अगर गठित होकर के चीजें सामने आने के लिए जांच कमेटी गठित हुई थी, तो ये कोई छोटी कार्रवाई नहीं थी। लेकिन अगर उसके बाद में एफआईआर का आदेश हो गया है, कौशिक जी एक कमेंट आपका, कौशिक जी इस पूरे विषय पर एक मिनट कौशिक जी, जो बात केसी जैन साहब कह रहे हैं, ये मसला एफआईआर अगर दर्ज भी हो गई तो क्या निष्कर्ष तक पहुंचेगा मामला? क्योंकि ये बात आ रही है कि भाई एफआईआर दर्ज होने से पहले पीएचक्यू में बैठक हो रही है। देखो, भारत सरकार के किसी मंत्री ने मध्यस्थता की और ये हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी सरकार से विश्वास किया जाता है। अनुराग ठाकुर ने जो बात है कहीं रखी, कमेटी बनाने का जो प्रस्ताव आया, कि हम लोग अपनी सरकार से भरोसा नहीं करेंगे तो किससे भरोसा करते हैं? और सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया कि निश्चित तौर से ईमानदारी से कमेटी काम करेगी, जांच करेगी। और कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट देने के बाद मुझे लगता है सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। कमेटी की एक मेंबर ने यह आरोप लगाया कि मुझ पर जबरदस्ती छीन ली गई फाइल, साइन जबरदस्ती कराई जा रही है, तो निश्चित तौर से सवाल खड़े होते हैं। दूसरी बात, मैं मान भी लूं कि आरोप निराधार हैं, एफआईआर करके जांच हो जाए, पूरा देश लेकर दिक्कत आ रही है। और यौन उत्पीड़न जैसे मुद्दे पर कोई जांच की आवश्यकता नहीं होती, और न वहां 376 लगाया। यौन उत्पीड़न तो तमाम होने से भी लग सकता है, घूरने से भी लग सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें प्रावधान संविधान में दी हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो 6 बार सांसद रहा, उससे तो और ज्यादा उम्मीद करता है देश, ये तो जनता और ज्यादा उम्मीद करती है कि आप जैसे व्यक्ति पर आरोप, इतना घिनौना आरोप लगा, इसका बचाव सरकार कर रही है और लोग करते हैं, उसके तो तत्काल मुझे लगता है संसद सदस्य से इस्तीफा दे देना चाहिए था, कुश्ती संघ से इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनके घर में राजनीति है, बेटा विधायक है, पत्नी सांसद रही है, घर में राजनीति रहेगी, लेकिन खरे सिक्के की तरह आपको तत्काल सारे पदों से इस्तीफा देकर के ये कहना चाहिए था कि जब तक जांच नहीं आ जाएगी। ठीक, डॉक्टर धनोज, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आपकी भावना भी समझ रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, ठीक है आप किसी के समर्थक हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नैतिकता का तकाजा क्या कहता है? अगर आप गलत नहीं है तो आपको उससे बड़ा पद मिल जाएगा, तो क्या पद पर रहकर जांच हो सकती है, निष्पक्ष जांच? डॉक्टर धनोज, सवाल तो यह भी है ना।
देखिए चावला जी, सवाल जो आपका है ना, मैं उसके संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। जिस दिन ये घटना घटी, आप भी जानते हैं, सार्वजनिक लाइफ में आप भी हैं, कई सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, ये कोई निर्बल लड़की है क्या? क्या ये कमजोर लड़की है क्या? क्या ये डरपोक लड़की है क्या? क्या ये छुपने वाली लड़की है क्या? ये जितने भी आरोप लगाए, जितने भी आरोप के जो सिलसिलेवार जो बाहर आ रहा पब्लिकली, उसका आधार क्या? आपको मैं बता दे रहा हूँ, कानून के काम से आम आदमी भी 100 नंबर पे कॉल कर देते हैं। जो एरिया में जो पुलिस का कॉल कर देते हैं वो रिकॉर्डेड होता है, उसको ना तो अदालत झुठला सकता, ना पुलिस झुठला सकता है। आप सीधे चले आओगे जंतर मंतर, आप सीधे कहेंगे कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं फिर कह रहा आपको, जब ये लोग गए वहां, जो इन्हीं लोगों ने बयान दिया है कि मैं जब वहां गया प्रैक्टिस करने के, मुझसे कहा मैं सीनियर हूँ, वहां देखा जूनियर लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेरा नाम भी नहीं है। उसके बाद ये बवाल काटना शुरू हो गया। तो सवाल अब होता, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है, मैंने दे दिया ना भाई भूदेव शर्मा, हो गया। अब मैं जांच कर दूं, सवाल है कि आपको पता है कि ये रसूखदार है, जनता के प्रतिनिधि थे। अगर वो देश के लिए मेडल लाते हैं तो ये देश के लिए जीते मरते हैं, जनता के लिए जीते मरते हैं। सवाल होता, मैं ये नहीं कह रहा, अगर इनके ऊपर है वाकई इन्होंने घटना की है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरा देश चाह रहा है दूध का दूध और पानी का पानी हो, लेकिन जांच का विषय है ना सर। जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो आप जांच की बात कहां से आ गई? एक मिनट, हमारे साथ जितेंद्र चौधरी जी भी जो उसी टाइम उस पुलिस के खिलाफ लड़ना चाहिए था ना, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूं आपको, उसी टाइम तमाम फैसलर को सर, आप ऐसा लग रहा है धनुष जी आप जजमेंट सुना रहे हैं, धरना प्रदर्शन करना चाहिए था। आप सारा दोष खिलाड़ियों का है जो रो रहे हैं बेचारे सड़कों पर बैठे हुए हैं। आपको लग रहा है कि वो एक आम आदमी के साथ आजकल हादसा होता है तो तुरंत फोन करते हैं। फोन करना क्या, अब ये क्या मोबाइल भी नहीं था, किसी के हाथ में मोबाइल नहीं था। ठीक, भूदेव जी जल्दी से, फिर हमारे साथ एक और राष्ट्रीय खिलाड़ी जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा। भूदेव जी जल्दी से। देखिए, अभी मैं एक कर्मचारी थे, उसी में लगे हुए थे, उनका भी मैंने आज दिन में बयान सुना। उन्होंने अगर इसके खिलाफ आवाज उठाई कि कैसे लड़कियों को रात को लेकर के जाया जाता था तो आते थे तो उनको और उनकी पत्नी को दोनों को निकाल दिया गया। तो ये बाहुबली लोग हैं, इनसे हर जनता को डर लगता है, इनके खिलाफ आवाज उठाना हर किसी के बस का नहीं है। ब्रजभूषण के बारे में पूरी दुनिया जानती है, जिसके लिए नियम चेंज हो जाते हैं और ये बात कर रहे हैं कि उसके लिए आवाज उठा दो। देखो, उसको एक एफआईआर दर्ज करने के लिए जितेंद्र चौधरी जी, जितेंद्र चौधरी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। जितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जितेंद्र जी, इस पूरे मसले में तमाम तरह के सवाल जिसके जवाब आना अभी भी बाकी है। देश जानना चाह रहा है कि हो क्या रहा है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर कोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज हो। लग रहा है आपको कि अब न्याय की तरफ बढ़ रहा है मामला? बिल्कुल न्याय की तरफ बढ़ रहा है जी। और इसमें जो है एक मैं ये देखना चाह रहा हूं कि इसमें जैसे इन्हें कुश्ती का एक मतलब इन्हें कुश्ती संघ का अध्यक्ष चुना गया है और ये खिलाड़ी भी रहे होंगे अपने में, तो ये एक तरह से खिलाड़ी के साथ में बिल्कुल खिलवाड़ हो रही है। मतलब कितनी मुसीबतों से कहां से चल के किसान तमगे से चल करके उनके इतने खून पसीने की मतलब अपनी इतनी ताकत झोंक करके ये भारत के लिए मेडल निकालते हैं और उनके साथ में ऐसी निंदनीय घटना घटती है। तो मैं इसमें यही कहूंगा कि बहुत अच्छा तरीके से ये निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसमें, और इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ब्रजभूषण बिल्कुल इस तमगे के आदमी है ही नहीं। भी अभी मैं देख रहा था पीछे वीडियो भी, एक बच्चा कंपटीशन में आया और ये मेरे ख्याल से वहां पे गेस्ट के रूप में गए थे, तो उसमें भी उन्होंने उसके तमाचा मारा। ये कौन सी बात है? मतलब बच्चा आ रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, अब उसकी कोई भी त्रुटि पाई गई है तो उसमें चाटा मार के उसे बिल्कुल अपमानजनित किया जा रहा है। तो सर ये तो बहुत गलत बात है। सही करिए। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं जितेंद्र जी, अब इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर एक तरफ आरोप लगाए जा रहे हैं तो ब्रजभूषण भी और या ब्रजभूषण के समर्थक भी ये बात कह रहे हैं कि जब से संघ में नियम बदलाव हुए तब से ये पूरा बवाल शुरू हुआ। क्या वाकई में ऐसा है? हाँ जी, कुछ ऐसा भी है। हाँ। बिल्कुल, इसमें ये भी बात मानने की है। पर बाकी सब जैसे मतलब एक खिलाड़ी के साथ में इतनी निंदनीय घटना घट रही है
तो इसमें खिलाड़ी बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। इसमें हम चाहे कहीं का भी पूरे भारत का पूरा आंदोलन करना हो, हम बिल्कुल आंदोलन करके हटेंगे इसमें। आपको लगता है कि उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, तभी निष्पक्ष जांच होगी? और अगर वो पद से इस्तीफा दे देते हैं तो क्या सबको धरने से उठ जाना चाहिए? देखिए, एक इस्तीफा ही कोई निष्पक्ष नहीं है, कोई इनकी माफी नहीं है इस्तीफा भी। इसमें जो है बिल्कुल एक तो वो दोषी हो चुके हैं, इसमें कोई इस्तीफा देकर के अपना मतलब पीछा छुटाना नहीं है, इसमें तो दोषी हो चुके हैं वो। ठीक है जी। नहीं, कोर्ट ने अभी उन्हें दोषी नहीं कहा। दोषी नहीं कहा, एफआईआर दर्ज तो होगी ना होगी उनके ऊपर। नहीं, एफआईआर तो आपका अधिकार है, एफआईआर तो आप दर्ज करवा सकते हैं। जी जी जी। लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि मैं जो है इस बात से खुश हूं। जी। ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि मैं खुश हूं एफआईआर के लिए। जी। एफआईआर अगर वो कह रहे हैं कि आप लोग प्रैक्टिस के लिए तैयार हो तो मैं इस्तीफा भी दे दूंगा, आप लोग जाइए प्रैक्टिस करिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा। बात एक और है, वो बाहुबली है, अपने पार्टी में है, तो एफआईआर के लिए तो इसलिए राजी हो रहे होंगे ना वो कि भाई कुछ ना कुछ हम बदलाव ला देंगे, हम निष्पक्ष मतलब कुछ ना कुछ उसमें निकाल देंगे, अपना बचाव कर लेंगे। तो सर ऐसा थोड़ी ना होगा। इसमें तो बिल्कुल एक तरह से सीबीआई जांच भी होनी चाहिए, अच्छी तरह जांच होनी चाहिए। हाँ। और खिलाड़ी का सम्मान होना चाहिए इसमें। ठीक। ये डॉक्टर धनोज जल्दी से, और फिर कुछ तस्वीरें आई होंगी, प्लीज उसके बारे में भी बताइएगा मुझे। हाँ डॉक्टर धनोज। अब सुनिए, ये खिलाड़ी है, ये वहां भी प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन इसकी कॉन्फिडेंट देखिए, ये वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन इनकी जो मनोदशा वो बता रहा। देखिए फैसला दे दिया, जजमेंट दे दिया। अरे भैया, भारत में 354A, 354B, 354, 76 कितने केस अभी भी पेंडिंग है, लेकिन सवाल है जज भी डालते इस बात को, जब तक सबूत नहीं होगा तब तक उनको सजा नहीं सुना देगा। मैं कह रहा हूँ एक जेड प्लस सुरक्षा और एक कुश्ती का प्लेयर, अभी पोस्टर भी दिखाएंगे, वो भी इज्जत मान मर्यादा जानकर, एक पोस्टर भी दिखाएंगे अभी कुछ देर में। लेकिन डॉक्टर धनोज आप ये कह रहे हो कि जितेंद्र जी वहां पे, चलिए ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात, आप वहां पे मौजूद थे क्या? मैं मौजूद नहीं। आप मौजूद नहीं थे तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? तो मैं ये नहीं, मैंने क्या कहा? नहीं, आपने कहा कि जितेंद्र जी वहां पे मौजूद नहीं थे, तो आप मौजूद थे क्या वहां? चावला जी, इनके कॉन्फिडेंस क्या बोला, ये सजा सर आपका कॉन्फिडेंस भी तो मैं देख रहा हूं, आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? अभी मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, न्याय के लिए। सुनिए, मैंने क्या कहा, अगर कोई हल्की सी लड़की होती है ना, जो मतलब जो स्कूल कॉलेज नहीं गई है, वो भी पुलिस को 100 नंबर पे फोन कर देती है कि मेरे ऊपर जाती हुआ। केसी जैन साहब का प्लीज फ्रेम लाइए प्लीज। रिकॉर्ड इज रिकॉर्ड। हाँ। लेकिन आप देखिए आपका क्या इरादा है, आपके इरादे का आसार क्या है, आपका मंशा क्या है? क्योंकि खेल नियम बदलने के बाद इन लोग का कैरियर बर्बाद हो गए, यह मैं मानता हूं, क्योंकि ये लोग प्रैक्टिस करने गए, वहां इनका नाम नहीं था। ठीक। उसके बाद ये केसी जैन साहब, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि आप वकील भी हैं, तो जरा कुछ समझना भी है आपसे मुझे कानूनी पेचीदगी, क्योंकि आप देखिए कितनी अच्छी बात है कि बीजेपी के नेता भी हैं और ऊपर से आप पेशे से वकील भी हैं, है ना सर? तो मैं पहले एक पोस्टर का जिक्र कर रहा था, जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना, पूरा देश देख रहा है, महिला पहलवान रोते हुए भी, लेकिन ये पोस्टर जो है सुर्खियां बना। जानते हैं इस पोस्टर में क्या है? ये पोस्टर वहीं पे लगा हुआ था, जंतर मंतर पर लगा। ये पोस्टर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। क्या उत्तर प्रदेश, ये जो क्राइम कवर करने वाले पत्रकार हैं, शायद इसकी वो तस्दीक कर पाए, क्या वाकई में सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर इतने मुकदमे चल रहे हैं? अगर मैं इस लिस्ट की ही बात करूं तो इस लिस्ट में जो धाराएं हैं वो तो आप देख रहे हैं, इसकी संख्या पर भी ध्यान दीजिए। लगभग 38 आपराधिक मामले माननीय सांसद पर लंबित हैं। मेरे शब्द को ध्यान दीजिएगा। अब केसी जैन साहब को स्क्रीन पर प्लीज लाइए, क्योंकि यह पोस्टर वहीं जंतर मंतर पर लगा हुआ था और बकायदा इसमें कहां किस किस धारा में मामला दर्ज है, 38 एफआईआर,
और दावा यह किया जा रहा है ये अधूरी है, पूरी नहीं है लिस्ट ब्रिजभूषण को लेकर, माननीय सांसद जी को लेकर। केसी जैन साहब अगर स्क्रीन पर ला पाए हम जी, फ्रेम फ्रीज है केसी जैन साहब का। देखिए चावला जी। हाँ जैन साहब, मैं एक बात जानना चाह रहा था जी। केसी जैन साहब का फ्रेम ठीक हो सकता है? केसी जैन साहब मैं माफी चाहूंगा क्योंकि आपका फ्रेम फ्रीज है इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्योंकि ये पोस्टर, हाँ आपका फ्रेम आ गया। ये पोस्टर आपने देखा सर, आपकी पार्टी में ऐसे सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं और कई पद पर भी रहे, 38 मामले दर्ज हैं। अब सब कह रहे हैं एफआईआर 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 दर्ज होगी कोर्ट के आदेश से। अगर एक और 38 के 39 हो जाएगा आंकड़ा, तो फिर इसमें कुछ नया क्या है कि नहीं जैन साहब? नहीं देखिए ऐसा नहीं है। हाँ। मैं आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी के एक विधायक जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, उनके ऊपर रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा बार जेल जाने का, सबसे ज्यादा मुकदमे झेलने का। इसका मतलब ये नहीं कि एक मुकदमा और उनके ऊपर दर्ज हो जाए। तो मुकदमा कोई मेडल नहीं है जो कि मिल जाएगा तो कोई बहुत बड़ी शख्सियत वर्ग के व्यक्ति उभरेगा। नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं तभी आपसे पूछ रहा था बार बार, 38 एफआईआर हैं, 38 एफआईआर इस लिस्ट में है। मुझे नहीं मालूम कि सच्चाई क्या, आपको मालूम होगा क्योंकि आपकी पार्टी के हैं वो। तो कुछ तो बात है ना ब्रिजभूषण में कि दिल्ली पुलिस को कलम एफआईआर लिखने पर हाथ कांप रहे हैं कि नहीं सर? नहीं देखिए चावला जी, जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, हाँ। ये कोई साधारण मुकदमा नहीं है। अगर किसी के चरित्र पर और खास करके सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्ति है तो उससे बड़ा कोई आरोप नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। मामला आप क्योंकि वकील हैं, आप खुद पेशे से वकील हैं, मुझे एक छोटा सा जवाब दीजिए। आपने मुझे एफआईआर का मतलब बताया, अब मुझे यह भी बताइए सर पॉस्को एक्ट क्या कहता है, क्या होता है पॉस्को एक्ट? नहीं, जाहिर सी बात है कि अगर कोई नाबालिग लड़की है, अगर उसके साथ इस क्षेत्र का मामला होता है, हाँ। तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उसके ऊपर कार्रवाई होती है। हाँ। लेकिन बात ये सुन लीजिए, अब ये मामला यौन उत्पीड़न का है या नहीं? मेरी बात सुन लीजिए। देखिए चावला जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी पर 500 मुकदमे दर्ज हुए थे मायावती जी की सरकार पर। तो क्या सबसे बड़े अपराधी हो गए? अखिलेश यादव जी के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हुए थे? जैन साहब, और कौन सा नेता है जिसके मुकदमे आप लोगों की तरह इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, छोटी बुद्धि हूं, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। आपने अगर मुलायम सिंह यादव जी का जिक्र कर लिया, सर मैं बताता हूं ना, पूरी बात कर लेते हैं। अगर आपने मुलायम सिंह यादव का जिक्र कर लिया तो आप लोगों को यह भी याद होगा कि एक जिक्र यह भी आया था कि मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एक युवा ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। नाम था, अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो, अशोक यादव। ठीक, जब से उसने शख्स ने ऐलान किया कि मैं मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, 100 मुकदमे दर्ज हो गए, है ना। और जैसे ही मामला कोर्ट में गया, आप सुनिए ना सर, जैसे ही कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा, फटकार लगाई सरकार की और बोले कि तुरंत पहली हेयरिंग में कि सारे मुकदमे वापस लो। हुआ था कि नहीं? और इसको सुरक्षा दो, दी थी कि नहीं? देखिए चावला जी, वो चाहे मुलायम सिंह जी रहे हो या कोई और नेता रहा हो, सर पर मुकदमे दर्ज हुए। सर मैं वही तो कह रहा हूं। अच्छा, एक महंगाई के नाम पर मोदी जी का इस्तीफा मांगते हैं। सर महंगाई से आप ये देखिए कि अभी योगी जी का इस्तीफा भी मांगा गया। योगी जी का इस्तीफा नहीं मांगा गया कि अतीक और अशरफ की हत्या कैसे हो गई? योगी जी इस्तीफा दे। सर वक्त इजाजत नहीं दे रहा। तो देखिए, हर बात पे इस्तीफा देना। और हाँ बोलिए जैन साहब। जैन साहब, लग रहा है कि फोन डिस्कनेक्ट हो गया जैन साहब का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मसला जो कमेटी बनी उसकी रिपोर्ट का भी है, वो रिपोर्ट कहां है? इस सवाल का जवाब लेते, लेकिन उससे पहले ही फोन डिस्कनेक्ट हो गया, फोन कट गया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।